ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहाँ पर शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी ये क्लास है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने क्या किया, कल हमने कैटेगरीज बनाई थी। हमने अपने जो फ्रंट पेज हमारा जो हमारा नैव बार है उस नैव बार पर मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई थी, जैसे कि शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, ऑटोमोटिव, ये सब चीज़ें बनाई थी हमने। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इन पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरी इसी नाम से चली जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक किया तो कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा। और बाद में मैंने कंट्रोलर्स के अंदर एक लॉजिक लिखा, तो वो हमने क्या लिखा वहाँ पर कि दैट इन केस आप एक इंडेक्स पेज है वहाँ पर, उस इंडेक्स पेज पे जब भी कोई जाएगा तो उसके साथ आपको कैटेगरी पैराम सेंड करना ज़रूरी है। अगर आप कैटेगरी पैराम सेंड नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ भी दिखाएगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कैटेगरी दिखाएगा, क्योंकि कैटेगरी जब है ही नहीं तो इसकी खुद की मर्ज़ी की ये क्या दिखाए। ओके, वैसे यूजुअली क्या होता है कि जो आपके टाइप्स में प्रोडक्ट कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी होगी ये वही दिखाएगा। ठीक है, अगर आप कैटेगरी पुश नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी चली जाती है, जो आपके इनम में सबसे पहली होगी। ओके, तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर है कि इनकेस अगर आप इंडेक्स पेज के साथ अगर आप कैटेगरी सेंड नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने कैटेगरी सेंड कर दी तो अब हमने इसको कहा कि देखो अगर कैटेगरी जनरल होगी तो तुम बस सारी चीज़ें दिखा दो जहाँ पर भी P डॉट इज़ एक्टिव ट्रू होगा, यानी कि जहाँ पर भी प्रोडक्ट का इज़ एक्टिव ट्रू होगा। तो इस तरह से इसने सारी की सारी हमें दिखा दी। ओके, और साथ ही में हमने व्यू बैक डॉट कैटेगरी में कैटेगरी पुश कर दिया, और व्यू बैक डॉट मैसेज में हमने नो प्रोडक्ट अवेलेबल किया था। अगर प्रोडक्ट नल है या प्रोडक्ट्स का काउंट अगर 0 है तो उस केस में हमने बताया था कि नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल। ओके, उस तरह से फिर हमने बाद में क्या किया, एल्स में जाकर हमने क्या किया कि एल्स में हमने थोड़ा इसका उल्टा लॉजिक बनाया। वो ये कि देखो इसके एल्स में हमने बहुत जगह पर कुछ गड़बड़ की है शायद, मे बी। इसके एल्स में हमने एक चीज़ ये भी बनाई थी कि दैट अगर फॉर एग्जांपल कुछ और होगी, कुछ और कैटेगरी होगी, ये तो फिलहाल इसका है, फिर ये एल्स कौन सा, अच्छा ये इसका एल्स है। देखो इसमें फॉर्मेटिंग इशू है। ओके, तो इस दूसरे वाले एल्स में हमने क्या लिखा था कि दूसरे वाले एल्स में हमने कहा कि देखो एक तो प्रोडक्ट एक्टिव भी होना चाहिए और प्रोडक्ट की कैटेगरी होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी पुश करोगे। ठीक है, और फिर बाद में हमने देखा कि दैट ये चल रहा था कल, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ऑब्जेक्ट ही दिखेंगी, इनकेस अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कुछ होगा तो। कोड थोड़ा सा रिडंडेंट है यहाँ पर, मैंने बहुत ज़्यादा इफ एल्स किया हुआ है। इसको हम बाद में ठीक भी कर सकते हैं, लॉजिकली इट्स ओके, बट हमने इसको लिखा जो है ना, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इफ एल्स कर दिए। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे, इसके बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। ठीक है, फिलहाल हमको पता है कि तेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चीज़ है ही नहीं, ऑटोमोटिव में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, क्लोथिंग में भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमने कैटेगरीज के बेसिस पर ये सब किया था। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि चलो हम ऑटोमोटिव की बात करते हैं, इसमें हमने देखा कि दैट टेस्ट 1 कोई मतलब प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये अभी कौन सा पेज है, ये अभी इंडेक्स पेज है। तो अगर मैं इंडेक्स की HTML देखूं तो वो कहाँ पर है, देखो ये index.cs HTML, इसमें मैंने 2 बटन्स लगाए हैं। एक तो है डिटेल्स का, एक जिसमें डिटेल्स लिखी है, और दूसरा है ऐड टू कार्ट। अब देखो ये दोनों राउट्स कहाँ जाते हैं, अगर इन केस में डिटेल्स पर क्लिक करूं तो ये जाएगा product/details पर। प्रोडक्ट इज ए कंट्रोलर, एक्शन इज अ डिटेल्स, और राउट ID जो है वो है प्रोडक्ट ID, वो की बराबर है प्रोडक्ट ID के। तो अगर मैं डिटेल्स पर क्लिक करूं तो ये किस पेज पे चला जाएगा, product/details, प्रोडक्ट ID साथ में होगी। ओके, इसी तरह से अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पर क्लिक करता, लाइक मान लो अगर मैं शॉप में जाऊं, यहाँ पर तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डिटेल्स देखूं तो ये मुझे इसी की ID की तरफ ले जाएगा। तो ये चीज़ सही है। तो आज हम ऐड टू कार्ट और डिटेल्स वाला सेक्शन बनाएंगे। देखो इसमें जो UI है, UI के ऊपर मैं अब ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं यूज़र इंटरफेस नहीं बना रहा। इसकी रीज़न है कि दैट अगर मैं यूज़र इंटरफेस बनाऊंगा तो ये क्लास HTML CSS की क्लास हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या लिखूंगा फिर HTML और CSS। मुझे वो नहीं दिखाना आपको, मुझे दिखाना आपको कि CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं डेटाबेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रीमियम ब्राउन जेन्युइन लेदर बेलेट के ऊपर डिटेल्स पर क्लिक करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी डिटेल्स देखूं, तो ये चला जाता है किस पेज पे, प्रोडक्ट/डिटेल्स पेज पे। तो मुझे लगता है कि दैट मुझे व्यूज़ में जाकर प्रोडक्ट में एक डिटेल्स नाम से एक रेजर व्यू बनाना चाहिए।
तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिटेल्स नाम से एक रेजर व्यू बनाते हैं, ठीक है, डी फॉर डिटेल्स, हाँ डिटेल्स। तो डिटेल्स नाम से मैंने यहाँ पर एक पेज बना लिया, ठीक है। तो चलो डिटेल्स नाम से पेज बनेगा। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग व्यू डेटा, हाँ, सो दैट हम क्या पास कर सके इसमें, टाइटल, ठीक है। तो व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट को देख रहे हो, ठीक है, ये सही है। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा इसी तरह से H1 में, या सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स गो विद डिव, हाँ, एक डिव क्रिएट करते हैं और वो डिव का जो है उस डिव के अंदर फिर बाकी जितना भी काम है उस डिव के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल H1 लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिखूँगा प्रोडक्ट डिटेल्स, हाँ, प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर मैं अभी इसको सेव करूँ और अगर हम अब इस पेज पे जाए, यानी कि अगर मैं अब यहाँ पर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँ तो अब ये अभी भी दिखा रहा है कि दैट ऐसा कोई पेज है ही नहीं, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर डिटेल्स नाम से कोई पेज है ही नहीं। इसका मतलब कि मुझे पूरा का पूरा रिलोड करना पड़ेगा, हॉट रिलोड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, हमने डिटेल सही से तो बनाया ना, हाँ, डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर हम जा रहे हैं कहाँ पे, डिटेल्स में ही तो जा रहे हैं। हाँ देखो, ये तब तक नहीं चलेगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट में इसके लिए एक एक्शन मेथड भी तो बनाना है, तो एक्शन मेथड जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मत चलेगा। तो देखो ये चीज़ हम भूल गए थे, तो यहाँ पर भी आपको एक एक्शन मेथड बनाना है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, चलो ऊपर तो इंडेक्स का था, इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे डेकोरेटर, ठीक है, HTTP गेट, और दूसरा अब यहाँ पर इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, HTTP गेट। तो ये भी गेट रिक्वेस्ट ही होगा, और यहाँ पर आप एक मेथड बनाओगे पब्लिक, ठीक है, एसिंक, ये भी एसिंक ही होगा, ये एसिंक मेथड ही होगा। तो पब्लिक एसिंक टास्क और आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट या आई एक्शन रिजल्ट वन ऑफ द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या रखेंगे, डिटेल्स, हाँ, डिटेल्स। और साथ ही में इसमें एक और चीज़ भी जा रही है साथ में, क्या, इसके साथ एक ग्विड जा रहा है, किस नाम से, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी एक ग्विड है ना, तो प्रोडक्ट आईडी एक ग्विड है, वो इसके साथ जा रहा है पैराम्स के अंदर। और फिलहाल हम इसके अंदर रिटर्न व्यू करेंगे, ठीक है। रिटर्न व्यू करोगे तो आप देखोगे कि ये पेज चल जाएगा, ठीक है, रिटर्न व्यू, और रिटर्न व्यू को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और टर्मिनेट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक मेथड बना लिया, किस नाम से, डिटेल्स नाम से। यहाँ पर येलो कलर की जो वार्निंग आ रही है वो इस वजह से क्योंकि बोलता है कि ये एसिंक्रोनस मेथड है, लेकिन आपने कहीं पर अवेट का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब तो अगर मैं अब डिटेल्स पेज पर क्लिक करूँ, अब यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स, लेकिन चेक करो इसमें खास क्या है। सब अगर मैं किसी भी डिटेल्स पेज पर चेक, किसी भी डिटेल्स पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये तो यही पेज दिखा रहा है ना, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज आईडी होगी, ठीक है। इट मीन्स अब मुझे क्या करना है, रिटर्न व्यू करने से पहले मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं कोड को लिखूँगा ट्राई कैच ब्लॉक में, सो दैट इन केस अगर कोई भी एरर हो तो मैं उसको जल्दी से कैच कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर कैच में किसका व्यू रिटर्न करूँगा, एरर पेज का, तो मैं लिखूँगा एरर, तो इन केस अगर कोई भी एरर हुआ तो ये कौन सा पेज शो करेगा, उस वक्त एरर पेज शो करेगा। एरर थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको बताओ कि एरर पेज दिखाओ। और साथ ही में आप एक काम और करो, यहाँ पर आप एक EX ले लो और यहाँ पर आप क्या करोगे, व्यू बैग, ठीक है, व्यू बैग डॉट, ठीक है, एरर मैसेज इज इक्वल टू EX डॉट मैसेज, ओके, EX डॉट मैसेज, ठीक है। अब ट्राई में क्या करना है, ट्राई में आपको असल में फेच करना है ऑर्डर को, सॉरी प्रोडक्ट को, आपको प्रोडक्ट को फेच करना है बाय इट्स प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसमें आप लिंक क्वेरी का इस्तेमाल करोगे, हाँ,
फिर वही प्रोडक्ट आपको मॉडल में ट्रांसफर करना है, व्यू मॉडल में, सो दैट कि आप फ्रंट एंड पे उस प्रोडक्ट को देख सको। कल आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे शाहिद, आप मुजम्मिल, आप मुझे पूछ रहे थे कि हम मॉडल्स का यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पर आपको मैं फिर से अंडरस्टैंड करा सकता हूँ कि दैट हम क्यों व्यू मॉडल का यूज़ करते हैं। देखो, व्यू मॉडल से हम डेटा बाइंडिंग करते हैं बिटवीन ए कंट्रोलर एंड ए व्यू। एक कंट्रोलर और व्यू के बीच में मॉडल बाइंडिंग कौन करते हैं? व्यू मॉडल्स। और कंट्रोलर और डेटाबेस के बीच में डेटा बाइंडिंग कौन करते हैं? डोमेन मॉडल्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चलो देखते हैं पहले क्या करेंगे। हम लिखेंगे वैर, वैर के अंदर आप लिखोगे प्रोडक्ट, वैर प्रोडक्ट, क्योंकि आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देखना, आपको प्रोडक्ट्स नहीं देखने, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए। एक सिंगल प्रोडक्ट आप अवेट लगाओगे बिकॉज हम एसिंक्रोनस कोडिंग करते हैं। फिर लिखेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब डीबी कॉन्टेक्स्ट इसमें पहले से ही प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट हो चुका है ना। तो अगर मैं लिखूं डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट फाइंड एसिंक, क्या लिखेंगे? फाइंड एसिंक। देखो, फाइंड एसिंक मैंने यूज़ किया, मैंने कोई फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक यूज़ नहीं किया। इसमें क्या डिफरेंस होता है फाइंड एसिंक में और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में? दोनों से ही आप चीज़ों को ढूंढ सकते हो, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली प्राइमरी की से ढूंढ सकते हो। लाइक हमारे पास प्राइमरी की कौन है? प्रोडक्ट आईडी, बिकॉज हमें पता है कि उस टेबल की प्रोडक्ट आईडी क्या है, उसकी वो प्राइमरी की है। तो जब आपको कोई चीज़ प्राइमरी की से ढूंढनी हो उस वक्त आप डायरेक्टली फाइंड एसिंक मेथड यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आप किसी दूसरी चीज़ से ढूंढ रहे हो कि जो उसका इंडेक्स नहीं, जो उसका प्राइमरी की नहीं है, तो उस वक्त आपको फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक मेथड का यूज़ करना है। सो किसी भी चीज़ को ढूंढना डेटाबेस से, दो मेथड्स हैं इसके लिए, यानी कि जब आपको एक इंडिविजुअल आइटम को ढूंढना होगा, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग द फाइंड एसिंक मेथड। ओके, आपने देखा होगा कि मैं बहुत जगह पर किसी जगह पर फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक का यूज़ करता हूँ, लेकिन फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक और फाइंड एसिंक में थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में आप किसी भी एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप किसी को ईमेल से ढूंढना चाहते हो, किसी को यूज़र नेम से ढूंढना चाहते हो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नेम से ढूंढना चाहते हो, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से ढूंढना चाहते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। लेकिन फाइंड एसिंक में आपको सिर्फ और सिर्फ किससे ढूंढना है? प्राइमरी की से ढूंढना। अब इसमें क्या फ़र्क है? एफिशिएंसी के तौर पर अगर देखा जाए तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को उसकी प्राइमरी की से ढूंढना ये क्या होता है? ये एफिशिएंट होता है, फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग की गई होती है। तो ठीक है, ये चीज़ मिला। और दूसरा, मैंने इसको टू लिस्ट एसिंक भी नहीं किया। टू लिस्ट एसिंक क्यों करूँ? क्योंकि वहाँ से जो आने वाली चीज़ है वो तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, वो मत लिस्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये भी कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि तुम रिटर्न व्यू करो। लेकिन मुझे एक बात बताओ मुजम्मिल, यहाँ पर अगर मैं खाली रिटर्न व्यू करूँ तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? हमारा ऊपर डीबी क्वेरी करने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मतलब इससे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इससे कुछ हुआ? इसने प्रोडक्ट ढूंढा, रिटर्न व्यू किया, खाली व्यू भेज दिया आपने, तो आपको व्यू के साथ मॉडल भी भेजना है जिसमें वो प्रोडक्ट होगा। आया समझ? तो रिटर्न व्यू करने से क्या, उससे खाली व्यू रिटर्न होगा जो है वहाँ पर, खाली व्यू। लेकिन खाली व्यू रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न करना है व्यू को विद मॉडल, यानी कि जिसके अंदर वो डेटा भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना कि ये एक एम्प्टी व्यू है। क्या है? ये खाली व्यू है। तो वटेवर जो आपने HTML में लिखा होगा वही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको पहले एक काम करना है, आपको लिखना है वैर व्यू मॉडल। ऐसे कुछ भी लिखो, कोई भी नाम रखो, मैंने व्यू मॉडल नाम रखा। मैंने लिखा वैर व्यू मॉडल इज इक्वल टू न्यू। अब मॉडल, ऑब्वियसली आपको एक मॉडल क्या होता है? मॉडल एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी कि आपके पास एक क्लास होनी चाहिए जिसको आप इनिशियलाइज करोगे, वही होता है मॉडल। मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अब कौन सी क्लास का मॉडल बनाएं जिसमें प्रोडक्ट्स हम सेव कर सकते हैं? मसला है। तो क्या हमारे पास व्यू मॉडल्स में ऐसा कोई है? तो अगर हम मॉडल्स में जाए, व्यू मॉडल्स में जाए, सो वी आर हैविंग प्रोडक्ट व्यू। हमारे पास प्रोडक्ट व्यू है, लेकिन प्रोडक्ट व्यू में क्या है? उसमें प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट्स की कलेक्शन तो है नहीं, आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो हम प्रोडक्ट व्यू को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, नॉट मॉडिफाई, एक्सटेंड। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में भी बोला है। सो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, मैंने इस क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो क्या करूंगा मैं इसमें एक्सटेंड? मैं इसको बोलूंगा कि देख, इसमें एक प्रोडक्ट है। ओके, इसमें क्या है? एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मैंने नाम रखा, लेकिन क्लास उसकी कौन है? प्रोडक्ट है। तो ये और ये प्रोडक्ट में क्या क्या दो बार क्यों लिखते हैं हम?
ये वाला प्रोडक्ट क्या है, नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है, और ये वाला प्रोडक्ट उसकी टाइप है। ओके, और यहां पर आप करोगे गेट सेट, क्या करोगे, गेट सेट। तो ठीक है, अभी देखो ये आपको एरर दे रहा है, बोलता है कि क्या इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप इसमें रिक्वायर्ड रखोगे तो याद रखना कि प्रोडक्ट व्यू को इनिशियलाइज करने के टाइम पे फिर उसमें प्रोडक्ट डालना ज़रूरी होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसको मैं थोड़ा सा उतना रिजिड ना बनाऊं, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने इसको शॉर्ट में बोला कि दैट प्रोडक्ट कैन बी नल। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट मैं प्रोडक्ट व्यू की क्लास को इनिशियलाइज करूं कहीं पे तो मुझे उसमें फिर प्रोडक्ट डालना ही डालना है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। नहीं, मैंने इसमें रखा कि हाँ नॉट नल हो सकता है कि कहीं पे आप प्रोडक्ट व्यू की कोई क्लास को इनिशियलाइज करो तो उसमें प्रोडक्ट होगा ही नहीं, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सेव करते हो नाउ आप प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाओ। क्या मैं अब इस प्रोडक्ट व्यू की एक यहाँ पर बना सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पर प्रोडक्ट व्यू। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट व्यू मैंने किया, तो मैंने लिखा व्यू मॉडल इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट व्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि दैट मैं प्रोडक्ट व्यू क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं क्या डालूंगा, बताओ उस प्रोडक्ट व्यू में क्या है, उस प्रोडक्ट व्यू में क्या क्या है। उस प्रोडक्ट व्यू में दो चीज़ें हैं, एक तो उसमें एक प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है जो कि मुझे यहाँ पर किसी काम का आएगा नहीं क्योंकि मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़ उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ही तो है। देखो उसमें दिखा रहा है कि प्रोडक्ट व्यू में दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूँगा, मैं लिखूँगा प्रोडक्ट किसके बराबर है, जो मैंने ऊपर प्रोडक्ट ढूंढा है किससे, डेटाबेस से। आया समझ। तो मैंने प्रोडक्ट व्यू की एक नई इंस्टेंस को इनिशियलाइज करके उसमें प्रोडक्ट क्या डाल दिया, द सेम प्रोडक्ट विच आई हैव फाइंड फ्रॉम डेटाबेस। और ढूंढा कैसे, बाय यूजिंग द प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी मेरे पास है ऑलरेडी कहाँ पर, पैराम्स में। तो ठीक है, मैं यही व्यू मॉडल इसके अंदर पास कर दूंगा। जब मैंने ये व्यू मॉडल पास किया, क्या ये अब एम्प्टी व्यू है, नहीं, अब ये एम्प्टी नहीं है। आफ्टर पासिंग द व्यू मॉडल, अभी जब आपने व्यू मॉडल पास किया, बताओ व्यू के पास क्या है, अब व्यू के पास अब डेटा है। आफ्टर पासिंग द व्यू मॉडल, व्यू नाउ हैज डेटा, अब उसके पास डेटा है। अब ये डेटा शो करना है कहीं पे। ठीक है, अब ये डेटा क्या करना है, शो। तो ठीक है, इसको सेव करेंगे यहाँ पर। अब हम डिटेल्स पेज में जाएंगे। देखो सबसे पहले हमें ये बोलना पड़ेगा इस पेज को कि दैट तुम्हारा मॉडल कौन है, यानी कि कौन से मॉडल से डेटा लाओगे, कौन से मॉडल से डेटा लाओगे, व्यू प्रोडक्ट व्यू मॉडल से, है ना। तो प्रोडक्ट व्यू जो है उसी से हम लाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे @, और यहाँ पर लिखेंगे @ के बाद हम लिखेंगे मॉडल, इस तरह से मॉडल, एम रखना स्मॉल। मॉडल के बाद आप लिखोगे P2 वेब MVC जो कि आपके नेम स्पेस का नाम है। उसके बाद डॉट, उसमें मॉडल्स है। ठीक है, मॉडल्स में वहाँ पर व्यू मॉडल्स है और वहाँ पर आपका कौन सा मॉडल है, प्रोडक्ट व्यू। तो इस तरह से हो गया ये P2 वेब MVC डॉट मॉडल्स डॉट व्यू मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट व्यू। तो आपने इसको प्रॉपरली बताया कि दैट तुम्हारा मॉडल, यानी कि तुम्हें डेटा लाना कहाँ से, और वहाँ से आपने बैकएंड पर क्या किया, बैकएंड पे आपने डेटा उस मॉडल में डाल दिया। इट मींस ऑलरेडी प्रोडक्ट व्यू के अंदर अब डेटा आ चुका है, अब मुझे बस वो कहीं पे दिखाना है। अब यहाँ पर मुझे फॉर ईच लूप चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही है, ये एक ही है। तो देखो ये इसका जो है ये इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर इसने खुद से HTML CSS लिखी, बिकॉज आपको पता है अब इसमें कोपायलट का सपोर्ट है। तो इसने ओके, हाँ आपने शायद इंटीग्रेट नहीं किया होगा या आपका VS कोड अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने सब में ये नल चेक लगा दिया, क्वेश्चन मार्क साथ में, सो दैट कि इन केस अगर प्रोडक्ट ना हो तो क्या करना है। ठीक है, ओके। एंड समटाइम्स ये आपको पता ही है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है कि दैट हो क्या रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखिए आप क्या किया यहाँ पर। इसने प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए कार्ड बनाया। ठीक है, इसने प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए क्या बनाया, एक कार्ड, उसमें प्रोडक्ट की इमेज डाल दी, प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, प्रोडक्ट का प्राइस डाल दिया, प्रोडक्ट का स्टॉक डाल दिया, बाकी सब चीज़ें कर दी इसने। सेव करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो ये दिखा रहा है इंटरनल सर्वर एरर, कोई बात नहीं, रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या एरर है इसमें।
यानी कि प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में अब प्रॉपर से डिटेल्स दिखेंगी एंड आप यहाँ से आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अभी हम जनरल कैटेगरी में आ गए वापस। जनरल कैटेगरी में आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं डिटेल्स पर तो मुझे सिर्फ यही पेज दिखना चाहिए। देखो यही दिख रहा है ना खाली, क्योंकि अच्छा इसने डिटेल्स भी देखो कैसे बना ली, तो आज तक कार्ड ही इसने वहाँ पर भी कार्ड ही बनाया, लेकिन मुझे इसको ऐसे नहीं बनाना। हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ से इमेज रखेंगे, ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन रखेंगे, ऊपर नाम रखेंगे, तो वो हम CSS से करेंगे इसका। तो इसने जो फ़िलहाल यहाँ पर लिखा, इसने कार्ड बनाया, मुझे कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको इसकी CSS को यहाँ पर फ़िलहाल टाटा बाय बाय करता हूँ, सेव करते हैं इसको। ओके, एंड हाँ एक और काम यहाँ पर करेंगे। आप चाहो तो आपको पता है ना कि दैट आप यहाँ पर स्टाइलिंग खुद से भी लिख सकते हो। हाँ, आप स्टाइलिंग खुद से भी लिख सकते हो। आप यहीं पर स्टाइल टैग का यूज़ करो, ठीक है, एंड फिर आप खुद से इसमें स्टाइल्स लिखना शुरू कर सकते हो। अगर आपको मतलब बूटस्ट्रैप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या बूटस्ट्रैप समझ में नहीं आ रहा अभी, तो आप जस्ट ये क्लासेस है जो हमारी ये क्लासेस यूज़ की, हम जस्ट इन क्लासेस को बोलेंगे कि तुम टाटा बाय बाय हो जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम लोगों की क्लासेस, हम खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने कार्ड टाइटल, ये क्लास जो है कार्ड का टेक्स्ट ये हटा देना है। ओके, कार्ड का टेक्स्ट हम देखेंगे कि विदाउट ये सब चीज़ें कैसे दिखेगा। ओके, विदाउट क्लासेस ये कैसा दिखेगा। तो मैंने क्लासेस हटा दी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है, ऐसे ही ठीक लग रहा है विदाउट CSS। ठीक है, ओके, और यहाँ पर दिखा रहा है इसका क्या प्राइस 625 एंड 20 अवेलेबल। ठीक है, आप इसके ऊपर CSS अब खुद से लिख सकते हो। देखो सबसे पहले तो इमेज का है, हाँ, इमेज का सोर्स इमेज इतनी ही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका साइज़ जो है ना वो आप यहाँ पर विड्थ ऐसे लिख सकते हो, विड्थ, और विड्थ में आप 300 लगाकर इसकी विड्थ 300 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर इसमें ये भी देखना है कि दैट कहीं पे कुछ ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और हाँ एक काम और भी करो, सबसे पहली क्लास जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? एक मिनट, ये तो हो गया ये वाला डिव, ये हो गया ये वाला डिव, तो ठीक है, हाँ ये सही है। तो ज़रा देखिए आप, अभी डिव हो गया सारा, विड्थ हाइट हो गई, ये इमेज आ गई। अगर आप चाहते हो कि दैट ये इमेज और ये वाला डिव जो है साइड बाय साइड आए, तो आप क्या करोगे? ये तो अभी ऐसे आ रहा ना इमेज, फिर नीचे आ रहा है ये वाला डिव, यानी कि इमेज और नीचे वाला डिव ऊपर और नीचे आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रखेंगे इसका नाम क्लास। ठीक है, अभी क्लास में खुद से बोल रहा है ऐसे करो, नहीं, आप खुद से क्लास नेम रखो। क्या रखोगे क्लास का नाम? आप रखोगे क्लास का नाम प्रोडक्ट डिटेल्स। क्या नाम रखेंगे? प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, इसको आप यहाँ पर बंद कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, मैंने इसकी क्लास लगा दी प्रोडक्ट डिटेल्स। ऊपर बताओ कैसे स्टाइल आप करोगे इसको, डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स, और बाद में आप इसकी CSS खुद से लिखोगे। अब सबसे पहले जो CSS लिखोगे वो क्या है, बहुत टाइम से CSS नहीं लिखी है मैंने, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया। इससे क्या होगा कि इसकी जितना भी कंटेंट होगा इसके अंदर वो साइड बाय साइड आएगा। और ये जो ये प्रोडक्ट डिटेल्स है, देखो आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप और अपनी स्टाइलिंग को साइड बाय साइड लिख सकते हो। जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं, और अगर मैं क्लास लगा दूँ MB3, क्या वो काम नहीं करेगी? हाँ करेगी, MB3 लग जाएगा, मार्जिन बॉटम 3। अगर आप मार्जिन बॉटम 5 भी लिखोगे वो भी लग जाएगा। ठीक है, लग गया ना? तो ठीक है, फिलहाल इमेज आ गई, तो आप थोड़ा सा वो बूटस्ट्रैप और अपनी CSS का क्या लिख सकते हो, मिक्स। वरना अगर देखो, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल मार्जिन लगानी थी, पहले आपको क्लास रखनी थी, फिर क्लास के ऊपर मार्जिन करना था, MB5 से ईजिली हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी CSS, और हाँ याद रखो, खाली बूटस्ट्रैप से वैसे भी आज तक किसी ने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का वो जो उसकी अपनी जो थीम है ना,
वो प्रिडिक्टेबल है, सबको पता चल जाता है कि दैट ये किससे बनाया है, बूटस्ट्रैप से। जब तक उसमें आप एक पर्सनल टच ऐड नहीं करोगे तब तक वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। आपका प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट, सबका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, एक जैसा, क्योंकि उसमें एक फॉर्म है, उसमें एक जैसा इनपुट फॉर्म है, सब कुछ एक ही जैसा दिखता है। आप भी वही लॉग इन फॉर्म लाओगे, मैं भी वही, तो उसमें डिज़ाइन सेम होगा ना। तो अगर आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हो तो हम ब्लेंड यूज़ करते हैं, किस चीज़ का, बूटस्ट्रैप और अपनी पर्सनल जो हम जो खुद से करते हैं CSS लिखते हैं वो। अब चलो प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, अच्छा इसके ऊपर प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। नाउ यू कैन डू जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आप इसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हो, इससे सारा का सारा कंटेंट जो है ना सेंटर हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी सेंटर हुआ था तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसमें इस पे आप जब आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, अब इसमें जो फॉर एग्जांपल या हमेशा याद रखना कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो, हाँ ये सब के लिए होगा। इसमें आप लगा दो गैप, तो गैप हम लगाएंगे 30 पिक्सल का, तो थोड़ा सा इनके बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है, गैप लगाने से थोड़ा सा ये आ गया। अब इसके बाद ये जो प्रीमियम लिखा है, प्रीमियम ब्राउन जेन्युइन लेदर बेल्ट, ये नाम है असल में बेल्ट का, तो ये प्रोडक्ट नेम है, वो किस में लिखा है, H5 में। देखो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा इसको थोड़ा बड़ा बनाने की, तो H3 में लिखते हैं, H3 में लिखेंगे थोड़ा खुद से बड़ा हो जाएगा, है ना, ओके। इसके बाद है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, चलो वो भी सही है ना, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है प्रोडक्ट का प्राइस। अब देखो प्राइस और इसके अंदर जो स्टॉक है वो एक ही जगह पर है, मतलब वो एक साथ आ रहे हैं। देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से स्पैन, ये जो स्पैन है, इस स्पैन को इसके बाहर निकाल दो, ठीक है। तो एक पैराग्राफ और एक स्पैन, अच्छा इस स्पैन को भी मैं पैराग्राफ ही कहूँ, क्योंकि स्पैन और पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है, वो स्पैन इनलाइन होता है, पैराग्राफ इनलाइन नहीं होता, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो अगर मैंने दोनों को क्या बनाया, अगर मैंने दोनों को पैराग्राफ ही बनाया तो इसका मतलब ये अब एक दूसरे के नीचे आएंगे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ऐसे मुझे चाहिए भी नहीं है, तो मैं इनको एक डिव में रैप करके, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा डिव, ओके। तो डिव बनाया मैंने, उस डिव के अंदर मैं इन दोनों को डाल देता हूँ, ठीक है, सही है ना। तो आप इसको फॉर्मेट कर दो यहाँ पर, तो डिव के अंदर डाल दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर भी इसकी एक क्लास लगाकर डीफ्लेक्स करके क्या कर दो, इनको अलग अलग, एक को रखेंगे इस कोने में, एक को रखेंगे इस कोने में, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो बताओ उसके लिए आप अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे देन द क्लास इज डीफ्लेक्स, डीफ्लेक्स करने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर ये बाद में क्या आएंगे, साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं आपको चाहिए स्पेस बिटवीन, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसमें लाइंस मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर कि आप सारी की सारी CSS लिख सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट क्या, स्पेस बिटवीन, है ना, तो स्पेस बिटवीन। तो अगर मैंने स्पेस बिटवीन कर दिया तो देखो ये जो है एक आ गया इधर, एक आ गया इधर, 20 पीसेस अवेलेबल। तो यहाँ पर 20 तो आ रहा है, प्रोडक्ट का स्टॉक तो आ रहा है मेरे पास, लेकिन मैं लिखूंगा साथ में पीसेस भी, हाँ 20 पीसेस अवेलेबल, तो कितना हो जाएगा 20 पीसेस अवेलेबल। अच्छा दूसरा, इसके ऊपर भी हम एक क्लास लगाएंगे, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट म्यूटेड। क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट म्यूटेड। टेक्स्ट म्यूटेड का मतलब होता है ये थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा ग्रे कलर का हो जाता है, थोड़ा हल्का दिखता है। देखो हल्का, इससे थोड़ा एक वो टच मिल जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों का फोकस इस चीज़ पर हो, हाँ हम चाहते हैं कि दैट ये साइड में रहा रहे, इनको क्या करना है इसके साथ कि कितने पीसेस अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर ये पीसेस 5 से कम हुए, हाँ अगर पीसेस क्या हो गए 5 से कम, उस वक्त हम इसका कलर कर देंगे रेड। कर सकते हो, हाँ एग्जैक्टली। हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है मॉडल डॉट प्रोडक्ट स्टॉक लेस देन 5, ठीक है। देन उस वक्त, हाँ इफ एल्स कंडीशन में, देन हम उसमें लगा देंगे टेक्स्ट डेंजर, है ना, क्या लगा देंगे टेक्स्ट डेंजर, क्योंकि टेक्स्ट डेंजर लगाने से वैसे भी लाल हो जाएगा, है ना। टेक्स्ट डेंजर अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। 20 पीसेस अवेलेबल, आपकी मर्जी। फिलहाल तो हम इसको ग्रीन में भी दिखा सकते हैं। ग्रीन में कैसे दिखाओगे, सक्सेस, ठीक है।
तो धीरे धीरे जब आप इसके साथ काम करोगे तो आप थोड़ा थोड़ा बूटस्ट्रैप भी सीख लोगे। तो 20 पीसेस हो गया इसके साथ। देखो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे @ उसके बाद इफ़, क्योंकि @ के बाद जो भी लगता है वो क्या होता है, हाँ। इसके बाद आप ये वाली चीज़ कॉपी करके इस इफ़ कंडीशन में डाल दो। यहाँ पर आप लिखोगे अगर ग्रेटर देन लेस देन क्या होगा 5, अगर लेस देन 5 होगा तो आप यही पैराग्राफ दिखाओ सेम टू सेम, ठीक है, बट उसका ये डेंजर होगा, और ये चीज़ आप एल्स में करो, ठीक है। आया समझ? तो ये कंडीशनल रेंडरिंग हो गई यहाँ पर। देखो यहाँ पर टेक्स्ट का डेंजर, ओके। अब बताओ अभी क्या दिखेगा? अभी तो ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो 20 है। देखो प्रोडक्ट का स्टॉक अगर लेस देन 5 हो जाएगा तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, लाल होने के साथ साथ मैं इसमें एक और स्पैन भी लिखूंगा, ठीक है। एक और स्पैन डाल दिया मैंने इसके आगे, उसमें मैं लिखूंगा हरी अप, ओके, हरी अप, ओके। फिर बाद में लिखेंगे हरी अप के बाद क्या लिखेंगे, ओनली। अब वो क्या हो जाएगा, हरी अप ओनली 5 पीसेस अवेलेबल होगा ना। चलो इसको सिमुलेट करते हैं। अगर लेस देन 30 होगा, चलो लेस देन 30 पर ही करते हैं। देखो लेस देन 30 पर ये क्या दिखाना चाहिए, हरी अप ओनली 20 पीसेस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हरी और ये 20 पीसेस साथ साथ हो, तो वो आप CSS से कर सकते हो। अभी पता है कि दैट ये स्पैन जो है, ये स्पैन आप कहाँ पे डाल दो, इस पैराग्राफ के अंदर, तो बराबर जहाँ पर मॉडल ये लिखा हुआ है वहाँ पर। तो सेव करते हैं, देखते हैं, देखो क्या आएगा, हरी अप ओनली 20 पीसेस अवेलेबल। लेकिन ये कब होगा, जब लेस देन 30 है। लेकिन लेस देन 30 तो बहुत होता है, हम इसको कहाँ पर रखेंगे, 5 पर। अगर 5 क्वांटिटी होगी तब, ठीक है, 5 क्वांटिटी पे भी तो 20 पीसेस अवेलेबल है, ठीक है। आया समझ? और ये देखो ये सब के लिए होगा। अभी जाओ वापस शॉप पर, नाउ चेक, क्या इस गाड़ी के लिए भी डिटेल्स में ये होगा, हाँ एग्जैक्टली। देखो मैंने इसकी डिटेल्स लगा दी। अब ये इसका ऐसा क्यों आ रहा है, इसका रीज़न है बिकॉज इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन नहीं है तो क्या उसका मतलब कि दैट हमारी जो CSS है वो ब्रेक डाउन होगी? नहीं। आपको एक काम करना है, आपको देखना है कि चाहे डिस्क्रिप्शन हो या ना हो, ठीक है, आप इसका साइज, इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स कर लो। आप इसको बोलो कि व्हाटएवर जो भी है, इसका जो ये पैराग्राफ है इसकी विड्थ आप क्या कर लो, फिक्स कर लो। तो ये कौन कौन सा डिव है अभी, एक तो है हमारा यहाँ पर एक डिव जिसमें नाम लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, नाम लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर आगे जाकर उसमें लिखा है प्राइस, चलो वो भी हो गया। अच्छा, तो ये एक ही डिव है ना। तो एक काम करते हैं, इसी डिव के ऊपर वो हमने रखा था प्रोडक्ट डिटेल्स, इसको हम नाम रखेंगे क्लास डिटेल्स राइट। क्या नाम रखेंगे, डिटेल्स राइट। इसका नाम मैंने क्यों रखा डिटेल्स राइट, क्योंकि राइट में है, ठीक है। इमेज जो है, इमेज का रख सकते हैं आप डिटेल्स लेफ्ट, या सिंपली उसका क्लास आप इमेज रख सकते हो। तो डिटेल्स राइट में मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा कि देखो भाई, जो हमारे पास डिटेल्स राइट है उसका विड्थ जो है, उसका विड्थ मेंशन कर लो इसको, उसको बोलो कि विड्थ इसकी 600 पिक्सल है। कितनी, 600 पिक्सल है। अब देखो 600 पिक्सल इतना होता है, अगर आप इसको चीज़ों को थोड़ा सेंटर लाइन करना चाहते हो, देखते हैं 700 कितना होगा, 700, ठीक है, 700 इतना है, चलो ये ठीक है, ओके। और ये प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स, इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ इमेज के अंदर। पहले देखेंगे इसके वजह से इसको कुछ होगा तो नहीं, गड़बड़ होगी वैसे, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, इसमें करेंगे हम फ्लेक्स डायरेक्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, ठीक नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं कर सकते हम, तो ठीक है। इस डिव को, इस H1 को हम बाहर ही रहने देते हैं। लेकिन एक और काम हम करेंगे कि दैट एक और डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, उस डिव के अंदर इस H1 को डालना पड़ेगा, ठीक है, सही है ना। और प्रोडक्ट डिटेल्स जो है, प्रोडक्ट डिटेल्स की विड्थ को भी आप बताओ कितनी है, मतलब आप कितनी विड्थ रखना चाहते हो, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि इसकी विड्थ हम रखेंगे लाइक 80%। क्या रखेंगे? 80%। और हम इसमें मार्जिन क्या कर देंगे? ऑटो। इससे सेंटर लाइन हो जाएगा मार्जिन ऑटो करने से, सही। और फिर जो ये वाला है प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, इसकी क्लास भी हम यही रखेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स ही, ठीक है। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है तो नहीं रख सकते। चलो इसका नाम रखेंगे हेडिंग। क्या नाम रखेंगे? हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। और हेडिंग जो है उसके ऊपर भी हम CSS लिखेंगे, डॉट हेडिंग। और डॉट हेडिंग में सबसे पहले उसकी भी विड्थ कितनी होगी? उसकी भी विड्थ जो है इतनी ही है, ओके। चलो ये भी देख लिया, ओके। आ गया ना थोड़ा इधर। और आप F12 से चेक कर सकते हो कि इसमें आप और कितना ले जाना चाहते हो आप। देखो ये यहाँ पर है, ठीक, ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ओके। तो आप चाहो तो थोड़ा सा और इसमें इसके आप उसको बोल सकते हो कि दैट हेडिंग के अंदर एक H1 है, और हाँ H1 के ऊपर जैसे MB5 लगा है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो ना MS समथिंग, MS2, MS3, जिससे मार्जिन स्टार्ट लग जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो ज़रा ट्राई करते हैं MS3, MS3, तो इसके ऊपर मार्जिन लग जाएगा साइड से। और ये थोड़ा देखो मार्जिन साइड से लग गया तो ये अब इसके बराबर हो गया। ज़्यादा अगर लग जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है, MS1 कर देते हैं, ओके। देखो अब ये बराबर हो गया इसके, है ना। तो ठीक है, हमने यहाँ पर CSS लिखी। तो प्रोडक्ट डिटेल्स प्रीमियम ब्राउन जेन्युइन लेदर बेल्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ज़रा अब आप फिर से देखो शॉप में, आप देखते हैं कि क्या ये वो वाले कुछ अच्छे हो गए कि नहीं। इनकी डिटेल्स अगर हम देखें, देखो कम से कम अपनी जगह पर है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स अपनी जगह पर है। क्या मिसिंग है? डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। डिस्क्रिप्शन क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में कार लिखा था, तो जब डिस्क्रिप्शन उतना ही है तो उतना ही दिखेगा। अलबत्ता ये 10 पीसेस अवेलेबल है, 235 रुपये की कार की फ़ोटोग्राफ, टेस्ट प्रोडक्ट 2। हम फिर प्रोडक्ट जब चढ़ाते हैं ना, प्रोडक्ट्स चढ़ाने चाहिए, उनमें रखना चाहिए कि देखो टाइटल 10 कैरेक्टर का 10 वर्ड्स होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन कम से कम 400 या 300 वर्ड्स होने चाहिए, सो दैट फ्रंट एंड पे फिर अच्छा भी दिखे, ओके। तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, इसका भी एक यहाँ पर समाधान हम निकालते हैं। क्लास, इसका क्लास डिस्क्रिप्शन ही रखते हैं, ठीक है। इसका क्लास क्या रखा मैंने? डिस्क्रिप्शन। मैं इसकी हाइट को कंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन इस तरह से, और इसकी हाइट मैं रखूँगा, चलो इसकी हाइट हम फिक्स करके रखते हैं, मिनिमम हाइट, नॉट हाइट, हम मिन हाइट लिखेंगे, यानी कम से कम हाइट। कम से कम हाइट हम बोलेंगे इसको कि 300 पिक्सल तो मिनिमम हाइट होनी चाहिए। देखो जब आप इतना करोगे तो ये बटन्स कहाँ पर आ जाएंगे? नीचे। ज़्यादा हो गया, हमें 300 नहीं रखना है, हमें रखना है 200। मिनिमम हाइट 200 की है। अलबत्ता अगर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगा तो ये फिर नीचे नीचे खुद आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे इसको इस पिक्चर के साथ मिलाने की, तो हम रखेंगे 180, देखेंगे 180 कैसा होगा। तो 180, चलो 180, चलो 150 कर देते हैं, 150, चलो ये ज़्यादा हो गया तो 160 पे हम ठहर जाएंगे, ओके। तो ठीक है, आ गया ना। अब सिर्फ इसमें एक ही चीज़ मिसिंग है कि दैट इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमारे पास सही से नहीं है। चलो देख लेते हैं इसका क्या आएगा। इसका तो वही बराबर, इसका तो ठीक था, ओके। और चलो इस वाले का भी देख लेते हैं, इसका भी सेम ही होगा, कुछ खास फ़र्क नहीं होगा क्योंकि वो सेम है ना। टेस्ट 1 कार, कुछ नहीं, 11 पीस अवेलेबल, 2 3 4 5, ओके। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से आपने डिटेल्स पेज बनाया। अच्छा, ये बैक टू प्रोडक्ट्स जो है, बैक टू प्रोडक्ट्स, ये भी चल जाएगा। तो आप डिटेल्स पे जा रहे हो, बैक टू प्रोडक्ट्स। और एक काम करते हैं, मैंने पहले ही कहा था आपको कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ ऐड टू कार्ट और डिटेल्स पेज लगा दो, और यहाँ पर भी आप सेम टू सेम यही रखोगे, 10 अवेलेबल, ठीक है। इसको भी आप सेपरेट करोगे, प्राइस यहाँ से और 10 अवेलेबल कहाँ से? इस साइड। उसके ऊपर आप डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन करना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब यहाँ पर है
कि चलो हो गया, बैक टू प्रोडक्ट्स भी समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि हम ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? उस वक्त ये किस राउट पे जाएगा? उस वक्त ये जा रहा है प्रोडक्ट स्लैश ऐड टू कार्ट पर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो ये किधर जाएगा? प्रोडक्ट स्लैश ऐड टू कार्ट पर। सही है। यानी कि अगर मुझे यहीं पे प्रोडक्ट पसंद आ गया, मैं यहीं पे करूँगा ऐड टू कार्ट, या अगर मुझे इसकी डिटेल्स देखनी है तो मैं अंदर इसमें पूरे डिटेल्स, रिव्यूज़, कमेंट्स, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, अभी तो हमने वो सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर फिर इसके रिव्यूज़ होंगे। हम पता संतारकेतन 4 स्टार 3 स्टार, फिर कस्टमर की गालियाँ, यहाँ पर वो रिव्यू उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर रिव्यूज़ के ऊपर लाइक डिसलाइक, कि किसकी पसंद आ गई, किसकी नहीं पसंद आई, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो सब यहीं पर होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट करोगे रिव्यूज़ देखने के बाद, अगर आपको फिर भी मन करता है खरीदने का, तो ये राउट भी वहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बटन्स के ऊपर दोनों जगह पर लिंक सेम ही है। ये भी कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट स्लैश ऐड टू कार्ट, और वो भी बाहर जो बटन है, बाहर कहाँ, यानी कि इधर पे भी ये बटन सेम ही है। यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट ये सेम बटन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है फिर भाई बताओ? डिटेल्स चेक कर ली, अच्छा प्रोडक्ट पसंद आया, ऐड टू कार्ट कर लिया। अब ये किधर जा रहा है? प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोडक्ट कंट्रोलर में ऐड टू कार्ट नाम से कोई है, कोई मेथड है वहाँ पर ऐड टू कार्ट से? नहीं। इसका मतलब अब हमें ऐड टू कार्ट मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ पर इसको ही मैंने कॉपी किया क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉपी करके, ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब देखो इसमें फ़ायदा ये है कि दैट इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है करके है। इसको पहले कंट्रोल Z वापस करते हैं, हमने गलत जगह पर उठा लिया इसको, ठीक है, ब्लू ब्रैकेट लेकर उठाना था। ओके, कॉपी और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सही है ना। अब इसका नाम क्या रखेंगे? ऐड टू कार्ट, ठीक है। बाकी अब ट्राई कैच का मसला नहीं है, एसिंग पेसिंग लिखने का भी मसला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट। और उसमें भी पता है ऐड टू कार्ट में भी प्रोडक्ट आईडी जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करोगे उसमें भी प्रोडक्ट आईडी होनी चाहिए ना, कि दैट कौन सी प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ढूंढना भी पड़ेगा, तो सही है, लेकिन आपको कोई व्यू मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ? तो फिलहाल हमने यहाँ पर देखना है कि दैट ऐड टू कार्ट का लॉजिक क्या है, ठीक है, यानी कि कार्ट में किसी चीज़ को ऐड करने का लॉजिक क्या है। तो पहले आपको मॉडल्स में जाकर कार्ट को देखना पड़ेगा कि दैट कार्ट के अंदर क्या क्या है। देखो किसी भी चीज़ को कार्ट में ऐड करने के लिए आपके पास एक यूज़र आईडी होनी चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि दैट इसका बायर कौन है, क्योंकि कार्ट में आप ऐड करोगे, किसकी कार्ट में ऐड करोगे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो कार्ट्स का टेबल है ना, उसमें तो मुख्तलिफ कार्ट्स हैं, वहाँ पर तो सब कस्टमर्स की कार्ट्स होंगी, तो किसकी कार्ट में ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास यूज़र आईडी होना चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि दैट इसका बायर कौन है, यानी कि इस कार्ट का मालिक कौन है। ओके, देखो वो रिलेशनशिप्स आपने फ्लुएंट एपीआई में ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, तो हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ कि दैट क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट होना चाहिए, यानी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का लिस्ट, और कार्ट का टोटल। जब आपके पास ये 4 चीज़ें होंगी, यानी कि एक यूज़र आईडी, प्रोडक्ट्स का लिस्ट, ओके, और दूसरा फिर कार्ट का टोटल। कार्ट का टोटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कार्ट का टोटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी कि एक बंदा कितनी क्वांटिटी में ले रहा है चीज़ें, क्वांटिटी इनटू प्राइस। कोई भी आइटम अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो कितनी क्वांटिटी में, हालांकि ऐसा हमने अभी कुछ किया भी नहीं इसके साथ, तो थोड़ा सा हमें और भी इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हमको जब कोई किसी चीज़ को कार्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर एक इनपुट भी होना चाहिए, जहाँ पर मैं लिखूँ 3, 4, 5, जैसे आप करते हो जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हो कार्ट में किसी भी वेबसाइट पर, वहाँ पर होता है ना क्वांटिटी, तो आपको क्वांटिटी भी इसके साथ देना पड़ेगा। खाली ऐड टू कार्ट काम नहीं करेगा, हो सकता है कि इसका कोई कलर भी हो, है ना, तो मान लो इसी बैलेट का ब्लैक कलर भी है,
या कोई दूसरा कलर भी है, तो आपको यहाँ पर कलर सिलेक्ट करना है, साइज सिलेक्ट करना है एंड क्वांटिटी सिलेक्ट करनी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? 3 चीज़ें। तो ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होगी भाई, पहले फोकस कर लो इस बात में। ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होगी, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि मुझे उस पोस्ट रिक्वेस्ट में 3 चीज़ें देनी है। क्या क्या? साइज, कलर और साइज वही जो अवेलेबल है, साइज वही जो आपने रखा है। यानी कि हमें क्या पता इस प्रोडक्ट के क्या क्या साइज अवेलेबल है। तो कोई बंदा बोलेगा एल, लेकिन फिर इसका एल अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हमें ड्रॉप डाउन में वही चीज़ें आनी चाहिए, ड्रॉप डाउन में वही चीज़ें आनी चाहिए जो डेटाबेस में सेव है, जो डेटाबेस में, यानी कि जिसने भी प्रोडक्ट क्रिएट किया, प्रोडक्ट किसने क्रिएट किया? एडमिन ने प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम पे इसका साइज, इसका कलर और बाकी जो क्वांटिटी तो है वैसे 20 पीसेस। मान लो अगर मैं से अभी इसमें से 5 पीसेस का अगर मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ और फिर करता हूँ ऑर्डर, तो पहले ही 20 में से 5 उतरने चाहिए, है ना? यानी कि जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा, जब ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, अब तो 20 अवेलेबल नहीं रहेगा ना, अब क्या होगा? -5 होगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस करनी है एक साथ। ओके, सारी कैलकुलेशंस एक साथ करके ये चीज़ आपकी कार्ट में ऐड हो जाएगा, ऑर्डर फिर वहाँ पर उसके बाद क्रिएट होगा। बाद में फिर आपको पेमेंट करनी है, तो ये इसी तरह से इसी फ्लो में चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट जब हम करते हैं, कहाँ पर, किस पेज पर? डिटेल्स पेज पर। ओके, तो डिटेल्स पेज पर ऐड टू कार्ट करने के टाइम पे चलो हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर आपको चाहिए 3 इनपुट्स। क्या चाहिए? 3 इनपुट। चलो फिलहाल इनपुट ही मैं लगाता हूँ, बाद में देखते हैं कि इनपुट के बगैर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले का नाम क्या होगा? पहले का नाम होगा क्वांटिटी। और हाँ, ये ऐसे नहीं चलेगा कि आपने नाम कुछ भी डाल दिया तो डाल दिया, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि दैट जो आपके जंक्शन मॉडल्स में कार्ट प्रोडक्ट्स है उसमें आपने क्या रखा है। देखो उसमें आपने क्वांटिटी रखा है, क्यू कैपिटल, तो आपको भी क्वांटिटी ही रखना पड़ेगा, वो भी क्यू कैपिटल लगा के। ठीक है, तो डिटेल्स में सबसे पहले बताओ, नेम इज इक्वल टू क्वांटिटी। टाइप इसकी, देखो क्वांटिटी का जो फील्ड है वो डेसिमल है। अब डेसिमल, क्वांटिटी डेसिमल में तो होगी नहीं वैसे। ठीक है, अब हमने क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी रखी थी हमने शायद इंट, क्वांटिटी हमने इंट रखी है, नॉट डेसिमल। तो हमें इसकी टाइप क्या रखनी पड़ेगी फिर यहाँ पर? नंबर, क्योंकि ये सेंस बनाता है। क्वांटिटी मत होगा 1.5, बैलेट का आधा दे दो, हाँ, बैलेट 1 होंगी या 2 होंगी, तो इसमें डेसिमल तो होगा नहीं। और देखो इसमें करेंगे हम मिन इज इक्वल टू कम से कम 1। ठीक है, और मैक्सिमम आप रखोगे ऑर्डर, मैक्सिमम हम बोलेंगे कि भाई 5 ही का ऑर्डर बना सकते, 5 से ज़्यादा आप आइटम्स, वरना तुम लोग 20 बैलेट खरीद लोगे एक साथ, तो मैं क्या फिर बेचूंगा। हमें मेंटेन भी रखनी है ना। आप देखोगे अमेज़ॉन पर आप कोई चीज़ खरीद सकते हो ना, कोई भी चीज़, लेकिन उसमें देख लेना मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है। क्या आप अमेज़ॉन पर फ़ोन खरीद सकते हो 25 एक साथ, 30 एक साथ? उसमें भी लिमिट होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स पर। जैसे कि मान लो कोई आईफोन का कोई नया फ़ोन आ गया या किसी दूसरे का कोई नया फ़ोन आ गया, मार्केट में सब ढूंढ रहे हैं, मैं सारे के सारे खरीद लूँ, मेरे पास पैसा है ना, ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं वहाँ पर, मैं 10 खरीद लूँगा, 100 एक साथ खरीद लूँगा। फिर मैं सस्ते में, मैंने अमेज़ॉन पर, चलो मैंने अमेज़ॉन के ऊपर कर्जा चढ़ा के रखा, मैंने क्रेडिट कार्ड से खरीद लिए, बाद में अपने घर पे रखता हूँ, बाद में जब मार्केट में डिमांड होगी उस वक्त में 3-4 हज़ार उसमें से एक प्रॉफिट कमाऊँगा, है ना। ऐसा करते थे बहुत सारे लोग। तो फिर मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है उनके ऊपर लिमिट होता है, बट हमारी वेबसाइट को वैसे भी कौन देखेगा, कौन खरीदने आएगा यहाँ पे। तो लेकिन मैं रूल समझा रहा हूँ कि दैट मिन मैक्स करना चाहिए, कि दैट मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मान लो है 1। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक इनपुट बन जाएगा, तो बना, देखो बन गया इनपुट। ठीक है, इस इनपुट की लेबल भी होगी, क्योंकि लेबल से ही तो समझ में आएगा ना कि क्या है। हाँ, तो लेबल में हम लिखेंगे इसको क्वांटिटी, देखेंगे पहले कैसा दिखेगा, तो बाद में हम इसको, चलो क्वांटिटी आ गया। अच्छा, इसको जो है, इस पूरे के पूरे फॉर्म को ही आप एक डिव में बांध लो,
सो दैट कि आप उसके ऊपर CSS अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो ठीक है, मैंने फॉर्म को जो है इसके अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है, सही है ना। और इसके ऊपर क्लास लगा दी मैंने MB3, ओके, MB3 मार्जिन बॉटम 3। इससे थोड़ा सा ये बैक टू प्रोडक्ट्स नीचे आ जाएंगे, आगे, ठीक है। तो क्वांटिटी इतनी हो गई है ना। अभी यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो ये लेबल और इनपुट आपने लगाया, इनको भी एक डिव में बांध दो, ठीक है। इनको भी क्या कर दो, इनको भी इस डिव के अंदर बांध दो, क्योंकि जब आप एक और लेबल और एक और क्वांटिटी लिखोगे, चलो कॉपी करते हैं पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं पहले ऐसे ही, तो देखो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएंगे, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा गैप लगा लो, लेकिन फिर आपको ये एक साथ चाहिए ना, लेबल और इनपुट एक ही डिव में होनी चाहिए, फिर तभी आप इनके ऊपर एक साथ CSS लगा सकते हो। तो चलो इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और हाँ, आप क्योंकि ये डिव है तो ये ऐसे ऐसे आ सकते हैं कॉलम्स में, लेकिन उससे भी बचने का तरीका है हमारे पास। तो ठीक है, पहले हम इन डिव्स को कितनी बार कॉपी करेंगे, इसको 3 बार कॉपी करते हैं, 3 हो गया, 1 और हो गया 3 आ गया। अब देखो ये कैसे आएगा, क्वांटिटी ये, लेकिन मुझे ये कैसे चाहिए, कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म के ऊपर क्लास लगा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी डीफ्लेक्स क्लास लग जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डीफ्लेक्स क्लास लग जाएगी, लग गई इसके ऊपर डीफ्लेक्स क्लास, और इसके ऊपर गैप भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल वैसे मुझे यह पता नहीं गैप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। शायद देखो इसने क्लास जो है यहाँ पर लिखा है गैप 1 2 3 4 5, तो आप ये क्लास इसके साथ यूज़ कर सकते हो, शायद गैप मान लो 3, गैप 3, तो स्टाइल प्रॉप लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो मैंने किया डीफ्लेक्स गैप 3, तो इनके बीच में लगनी चाहिए गैप, ठीक है ना। अब बताओ दूसरा क्या है, दूसरा साइज है, ठीक है, ओके, दूसरा साइज है, और तीसरा कलर है। सही है ना। अब कलर का तो पता है कि कलर क्वांटिटी, उसकी जो टाइप है वो नंबर नहीं है, उसका टाइप टेक्स्ट है, ओके। इसमें मिन मैक्स भी नहीं है, ठीक है। उसमें हम वैल्यू में पुट कर देंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू लगा देंगे एनी, हाँ ऐसे ही लगा दिया मैंने एनी। तो कलर कोई सा भी दे दो, गरीब है हम, कुछ भी दे दो। तो कलर क्या होगा, कलर ही होगा। और ये भी चेक करना आपको कि बैकएंड में आपने कलर रखा है कि नहीं। और साइज़ जो है, देखो वो भी हम उसको लिखेंगे साइज़, लेकिन चेक करो ये नंबर नहीं है। साइज़ जो है वो हो सकता है 32, 34, 36, लेकिन हो सकता है ML XL भी हो। तो इसीलिए हम इसको क्या रखेंगे, टेक्स्ट। और इसमें भी मिन मैक्स नहीं है, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे फ्री साइज, ठीक है, फ्री साइज। वैसे भी बेल्ट का क्या ही साइज होगा, हाँ। तो चलो हमने इसमें डाल दिया क्वांटिटी, फ्री साइज और कलर। बाद में जाकर आपने इसके क्या बनाने हैं, ड्रॉप डाउन्स, यानी कि आपको देखना है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट के क्या साइजेस अवेलेबल है, एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट के क्या क्या कलर्स अवेलेबल है, एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो तो पता है 20 पीस अवेलेबल है, और मैं कितना ऑर्डर बना सकता हूँ, 5 का। 5 के बाद ये ऊपर जाएगा नहीं, हाँ। तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट रख देंगे फ्री साइज। मान लो गाड़ी का क्या साइज होगा, तो उसमें उस वक्त ये रीड ऑनली फील्ड होगा। ये सारी की सारी चीज़ें सोचनी है ना आपको कि चलो ये तो बेल्ट है, इसका तो साइज़ है, अब जिसका नहीं होगा उसका क्या करेंगे, उसके लिए वहाँ पर ये फील्ड क्या होगा, म्यूटेड। क्या होगा, म्यूटेड, यानी कि वहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा होता है। या हम इसको टोटली गायब कर देंगे, हम बोलेंगे कि अगर साइज़ ही नहीं है, इफ़ द साइज इज इक्वल टू नल, मत दिखाओ, ठीक है। तो ये सारी जो तिकड़मबाज या इफ एल्स जो आपने सीखी हुई है C# के अंदर, ये अब यूज़ होंगी सारी की सारी। आप जो भी सोच सकते हो, जो भी आपके माइंड में आता कि जब यहाँ पर ये होना चाहिए, तो उसको आपने प्रोग्रामिंग में करना है। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग असल में यही चीज़ है, इट्स एन एक्सप्रेशन,
प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन है। देखो इसने कहा कि अगर किसी चीज़ का साइज नहीं है ना, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर किसी चीज़ का साइज नहीं है तो ये फील्ड नहीं दिखना चाहिए। क्या होगा कि आप कहीं गाड़ी खरीद ले एंड उसने साइज लगा दी एल एक्सएल, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ से गाड़ी लाओगे एल साइज की एक्सएल साइज की? तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से वैसे गाड़ियाँ तो हम बेचेंगे नहीं, चलो हम ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स में आप गाड़ियों के शीशे, है ना, गाड़ियों के फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेसरीज बेच सकते हो, उनका साइज मत होता है। तो जिसका साइज नहीं होगा उस वक्त ये फील्ड ही नहीं होना चाहिए। और अगर किसी चीज़ का कलर नहीं होता, कोई हमेशा ब्लैक कलर में ही अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसका कलर नहीं उसके लिए भी ये फील्ड दिखना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, यहाँ पर आप वापस बैक टू प्रोडक्ट्स करोगे, ऐड टू कार्ट। अब बताओ ये ऐड टू कार्ट जो है, ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म में अब हम रखेंगे इस तरह से मेथड। क्या रखेंगे? अब इसकी मेथड गेट नहीं, इसका मेथड पोस्ट है। और बाज़ाब्ता से यहाँ पर एक बटन होगी, ठीक है, यानी कि ये जो ऐड टू कार्ट हम इससे पहले कर रहे थे, ये ऐड टू कार्ट अब इसके अंदर होगा, ठीक है, ये इसके अंदर होगा। और थोड़ी सी CSS इसमें बिगड़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब हमने ऐड टू कार्ट बटन को कहाँ पर ले लिए? हाँ, हम ऐड टू कार्ट को फॉर्म के अंदर ले गए, तो इससे CSS बिगड़ सकती है। हाँ बिगड़ेगी, अभी बिल्ड नहीं हुआ, तो आप उसको अकॉर्डिंगली ठीक कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, अब बिगड़ना है तो बिगड़ने दो, दोनों ही बिगड़ते हैं एक साथ, ठीक है, ओके। तो हमने क्या कर दिया, हमने दोनों को ही इसके अंदर डाल दिया। अब देखो यहाँ पर बैक टू प्रोडक्ट्स, अब ये रिफ्रेश हो ही रहा है। देखो ऐड टू प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया, बैक टू प्रोडक्ट्स इधर आ रहा है। देखो क्या करेंगे, इसके लिए भी एक डिव बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिफ्लेक्स हुआ है ना। एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं इनको। अब आपको यहाँ पर ये भी समझ में आया होगा कि दैट इतने सारे डिव्स क्यों होते हैं, ठीक है, सो दैट कि मैं अपना मनचाहा रिजल्ट अचीव कर सकूं, ठीक है। तो मैंने इनको डिव में डाल दिया, सेव कर दिया, देखते हैं क्या होगा। ये सेव हुआ, हाँ, डिव के अंदर ही तो डिव बनाया था मैंने, ऐसे ही तो बनाया था। देखो ऐसे ही हो गए ना। अब डीफ्लेक्स हो गया तो ओब्वियसली यहाँ आएगा। एक काम करते हैं, डीफ्लेक्स हम फॉर्म के ऊपर नहीं करते, ठीक है। देखो एक और डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को रखना पड़ेगा उसमें, उसको रखना पड़ेगा अलग, ठीक है। और ये जो ये वाली क्लास है डीफ्लेक्स गैप 3, ये हमें देनी पड़ेगी इस वाले डिव को, इस वाले को, ठीक है। तो इससे हमारी थोड़े से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी जब मैं सेव कर रहा हूँ रिफ्रेश नहीं हो रहा, इसका मतलब रिबिल्ड। चलो ये सही है, ये हमारा ये 3 हो गए और ये 3 हो गया इनके ऊपर। तो ये दो डिव्स एक दूसरे के नीचे आएंगे, एक दूसरे के नीचे नीचे नीचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गया। अब ठीक है, ये आ गए नीचे। अब इसके ऊपर, इस डिव के ऊपर क्लास लगाएंगे। बताओ क्या? इसके लगाएंगे MT3। हाँ MT3 हो गया, मार्जिन टॉप 3। तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, आगे ना। और ये जो है, अब ये 3 एक डिव में है जिसके ऊपर क्या हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, गैप उसके ऊपर दी हमने, गैप। और ये दूसरे डिव में है, उसके ऊपर MT3 है और ये आपस में इनलाइन है। अब इसमें से एक एंकर टैग है, रहने देते हैं उसको एंकर टैग, लेकिन दूसरे को हम बनाएंगे बटन। क्या बनाएंगे? बटन। और अब जब ये बटन बना, ऑब्वियसली अब इसमें ASP कंट्रोलर ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये काम किस पे करती हैं? ये एंकर टैग पे काम करती हैं। ये ASP कंट्रोलर, बाकी चीज़ें ये एंकर टैग पे काम करती हैं। अब फिर क्या करें? बटन की टाइप रखते हैं सबमिट। बटन की टाइप रखेंगे सबमिट। ठीक है भाई, सबमिट। ओके, सेव करते हैं। देखो बटन के ऊपर क्लिक तो होगा, लेकिन कुछ होगा? फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म, क्योंकि ये बटन है ना फॉर्म के अंदर ही, तो फॉर्म सबमिट होगा। तो ठीक है,
हम इसको बोलेंगे कि ये ASP कंट्रोलर, ASP एक्शन और ASP राउट प्रोडक्ट आईडी किसका है? ये फॉर्म के एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स एंकर टैग पे चलते हैं और दूसरा फॉर्म पर चलते हैं। तो सोल्यूशन मिल गया। इट मीन्स मैंने यही ASP कंट्रोलर किसका रखा? फॉर्म का। अब बताओ, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं, ऐड टू कार्ट पर अगर क्लिक करूं, तो बताओ पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी? पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट आईडी इज प्रोडक्ट आईडी, यानी कि वो इधर चला जाएगा। और हाँ, यहाँ पर ये जो वार्निंग है इसको खत्म करने के लिए आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी डाल दो, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क डाल दो, वार्निंग खत्म हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दैट अगर मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँ तो इट शुड गो ए पोस्ट रिक्वेस्ट, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए कहाँ? प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट आईडी पर। ठीक है, तो देखो गई, हाँ ठीक है गया, लेकिन वहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक गलती हमसे हो गई कि जो हमने इसके लिए बनाया था ना ऐड टू कार्ट, हमने उसको बनाया HTTP, हम उसको बनाएंगे HTTP पोस्ट, उसके एट्रीब्यूट चेंज करके हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब प्रोडक्ट आईडी ही तो नहीं आ रहा, फॉर्म के अंदर और भी 3 चीज़ें आ रही। क्या क्या आ रहा है? कलर, तो कलर तो स्ट्रिंग होगी ना, तो स्ट्रिंग 3 चीज़ें आ रही, तो मैं उन सब को पैरामीटर्स में लिखूंगा, यानी कि जब एक पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड टू कार्ट की तरफ आएगी उसके साथ क्या होगा? उसके साथ स्ट्रिंग होगा कलर, कलर नाम से एक स्ट्रिंग होगी, इंट होगा, वो क्वांटिटी होगा, ठीक है, और भी एक चीज़ होगी, हाँ इंट नहीं, वो मैंने साइज नहीं रखा इंट, मैंने रखा साइज को स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग साइज, तो ठीक है, सही है। अच्छा, क्या हमेशा जब पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे क्या ये चीज़ें ज़रूरी है, होनी चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है कि नहीं, तो आप इन सब के सामने क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा कि कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इंट हो भी सकता, वैसे क्वांटिटी तो होगा ही होगा, क्वांटिटी तो होगा ही होगा, एक कम से कम एक तो होगा ना। स्ट्रिंग साइज, हो सकता है कि साइज जो है, तो उनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से ये हो जाएगा कि दैट कलर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, साइज नहीं भी हो सकता। इससे मॉडल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होगी, वरना ये बोलेगा पोस्ट रिक्वेस्ट के टाइम पे तुम लोगों ने कलर भेजा नहीं, आप लोगों ने साइज नहीं भेजा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, अगर आप कोई ऑर्डर करते हो विदाउट साइज विदाउट कलर, वो क्या भेजेंगे आपको? ज़रूरी फ़ोन करके बोलेंगे क्या कौन सा कलर चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट का साइज कलर है ही नहीं, ऑब्वियसली आप किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करोगे तो वो कोई सा भी भेज देंगे, है ना। क्वांटिटी सिर्फ आपको बतानी है, जब भी आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हो तो क्वांटिटी तो बोलनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी तो नेसेसरी है, कलर और साइज नेसेसरी नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट का कलर एंड साइज है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कर दिया, इसको सेव करते हैं। नाउ इसका मतलब अगर अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर इन बटन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये क्या जाएगा? तो फिलहाल साइज तो मैंने लगा दिया फ्री साइज, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू रखी है ना, मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी है? फ्री साइज एंड कलर एनी, क्वांटिटी 1। तो अगर मैं ऐड टू प्रोडक्ट करूं तो बताओ क्या क्या होगा? ये जाएगा। अभी इसने एरर दिया, पता है क्यों? क्योंकि बोलता है ऐड टू कार्ट का कोई पेज व्यू नहीं है, बोलता कोई व्यू नहीं, ऐड टू कार्ट का कोई व्यू नहीं। इसका मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई, ओके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को ढूंढ के खाली रिटर्न अभी क्या कर रहे हैं? व्यू। और क्या ऐड टू कार्ट का कोई व्यू है? बनाया आपने कहीं पे व्यू? नहीं, इसीलिए आपको ये एरर आ गया। लेकिन एक चीज़ तो हो गया कि दैट हाँ, ये ऐड टू कार्ट पर पोस्ट रिक्वेस्ट चली गई। इसका मतलब इस पेज पर आपका काम खत्म। अब हम नेक्स्ट पेज पर काम करेंगे कल, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम काम करते हैं, सीक्वेंस में चलना है। तो ये ऐड टू कार्ट हो गया। आगे अब देखेंगे अब दूसरा पेज। अब दूसरे पेज में क्या होगा भाई? दूसरे पेज में हो सकता है कि आपको अपना एड्रेस देना पड़े, एड्रेस भी तो दोगे ना। अब हम एड्रेस देंगे दूसरे पेज में, और वहाँ पर टोटल होगा कि अगर आपने 3 क्वांटिटी में उठाए 3 चीज़ें, और अगर इसकी प्राइस 625 है तो 3 625 कितना हुआ, वो उसका डिटेल होगा। जब आप एक बार ऑर्डर को वेरीफाई करोगे, एड्रेस दोगे, फिर आप करोगे आगे प्रोसीड टू चेक आउट। फिर वहाँ पर फिर आगे जाकर आपको उतने पैसों की पेमेंट करनी है, या आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि दैट कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है।
तो फिर उस पर क्लिक करके ऑर्डर हो जाएगा, तो बाद में आपको मैसेज आएगी मेल पर कि दैट आपका ऑर्डर हो चुका है। एंड अगर रियलिटी में ये हम फिर चलाएं, फिर आपको कैंसिल ऑर्डर भी हम करा सकते हैं फिर वहीं पे, ठीक है। जैसे ऑर्डर को क्रिएट करेंगे वैसे कैंसिल भी कराएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं।